हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे भयानक और दुखद घटनाओं में से एक हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले के बारे में। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह मानवीय त्रासदी, वैज्ञानिक प्रगति के दुरुपयोग और शांति के लिए चेतावनी देने वाली घटना है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ, इसका असर क्या रहा और आज की दुनिया के लिए इससे क्या सीख मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। एक, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक थी। इसमें विश्व के अधिकांश देशों ने हिस्सा लिया। युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुई थी। इसके बाद यूरोप, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कई मोर्चों पर संघर्ष हुआ। जापान ने एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए युद्ध छेड़ा और चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में कब्जा करना शुरू कर दिया। अमेरिका शुरुआत में तटस्थ था, लेकिन जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद 1941 में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। जापान की रणनीति आक्रामक थी। वह संसाधनों और क्षेत्रीय विस्तार के लिए लड़ रहा था, लेकिन युद्ध के चलते जापान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भोजन, ईंधन, दवाइयां और जरूरी सामान की भारी कमी हो चुकी थी। आम जनता भूख और असुरक्षा से जूझ रही थी। इसके बावजूद जापानी नेतृत्व आत्मसमर्पण को कमजोरी मानता था और अंतिम क्षण तक युद्ध जारी रखने पर अड़ा रहा। 2. विज्ञान और युद्ध, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दूसरी ओर अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने के लिए एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम से परमाणु हथियार विकसित करने का गुप्त अभियान चलाया। इसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिकों जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी आदि ने भाग लिया। परमाणु बम एक ऐसी तकनीक थी जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु को विभाजित कर भारी ऊर्जा निकाली जाती थी। इसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। जब एक परमाणु टूटता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और रेडिएशन निकलती है। यही ऊर्जा बम के विस्फोट का कारण बनती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इतना गोपनीय था कि अधिकतर वैज्ञानिकों को पूरा उद्देश्य नहीं बताया गया। परियोजना का नेतृत्व अमेरिका ने किया और इसके लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए। वैज्ञानिक प्रगति युद्ध को समाप्त करने का माध्यम बन सकती थी, लेकिन साथ ही यह मानवता के लिए अभूतपूर्व खतरा भी साबित हुई। 3. हिरोशिमा युद्ध का लक्ष्य। हिरोशिमा जापान का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र और औद्योगिक शहर था। यहाँ सेना के बेस, गोला बारूद भंडार और उत्पादन इकाइयां मौजूद थी। अमेरिका ने इसे रणनीतिक लक्ष्य के रूप में चुना ताकि जापान पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा सके और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि हिरोशिमा एक बड़ा नागरिक शहर भी था, जहां लाखों आम लोग रहते थे। युद्ध की आग में फंसी जनता को इस हमले का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अमेरिका ने जापान को कई बार चेतावनी दी थी कि अगर आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो भारी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। फिर भी जापान ने अपनी लड़ाई जारी रखी। 4-6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय का हमला। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका का भी 29 बमवर्षक विमान एनोला गे हिरोशिमा की ओर बढ़ा। सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया। जैसे ही बम गिरा, कुछ ही सेकंड में शहर पर एक विशाल अग्निगोलक फैल गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो गईं। सड़कों पर आग की लपटें दौड़ गईं। लोग बिना समझे दौड़ पड़े। धुएं और राख ने आसमान को ढक लिया।
तत्काल प्रभाव में ही लगभग 70,000 लोग मारे गए। इनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और घायल सैनिक शामिल थे। बहुत से लोग विस्फोट से उत्पन्न गर्मी से जल गए। कुछ लोग ध्वस्त इमारतों के मलबे में दब गए। कई घायल लोग मदद की प्रतीक्षा में पड़े रहे, लेकिन अस्पतालों तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। 5. रेडिएशन का अदृश्य खतरा। विस्फोट के बाद जो सबसे भयानक असर सामने आया वह था रेडिएशन। परमाणु बम से निकली अदृश्य किरणें शरीर के अंदर जाकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि विस्फोट के बाद का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन असल त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई। रेडिएशन की वजह से लोगों को उल्टी, बुखार, खून की कमी, त्वचा पर घाव, कमजोरी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं होने लगी। कई बच्चों की हड्डियां कमजोर हो गई। गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो गए। अस्पतालों में डॉक्टरों के पास इलाज के लिए पर्याप्त उपकरण और दवाइयां नहीं थी। मौतें धीरे धीरे बढ़ती गई। जिन्हें बचाया गया वे भी वर्षों तक गंभीर बीमारियों से जूझते रहे। 6 नागरिकों की पीड़ा, एक अनकही कहानी। हिरोशिमा में रहने वाले लोगों की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। कोई अपने परिवार को ढूंढता रहा, कोई घायल बच्चों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता रहा। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को मलबे से निकालने की कोशिश में खुद जान गंवा दी। स्कूलों में बच्चों की किताबें जली हुई मिली। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स खुद बीमार होकर भी मरीजों की सेवा कर रहे थे। बहुत से लोगों ने अपने घरों को राख होते देखा। वे समझ ही नहीं पाए कि यह किस प्रकार का हमला था। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी चीज से इतनी बड़ी तबाही हो सकती है। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह मनुष्य की असहायता का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। 7-9 अगस्त 1945 नागासाकी पर फैट मैन। हिरोशिमा की तबाही के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इसका नाम फैट मैन था। यह बम पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। नागासाकी में भी हजारों लोग मारे गए और पूरे शहर को भारी नुकसान पहुंचा। नागासाकी पर हुए हमले ने जापान के नेतृत्व को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही परमाणु विनाश के खतरे का एहसास भी गहराया। 8 युद्ध समाप्त, लेकिन त्रासदी शुरू। युद्ध समाप्त होने के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों की पीड़ा खत्म नहीं हुई। अस्पतालों में इलाज की कमी थी। रेडिएशन से प्रभावित लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सी बीमारी है। वर्षों बाद कई लोग कैंसर, आंखों की बीमारियों, मानसिक तनाव और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्याओं से जूझते रहे। बच्चों में जन्म दोष देखने को मिले। कई महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर सकी। कुछ लोग अपने परिवार के साथ पुनः सामान्य जीवन नहीं जी पाए। जिन लोगों ने बम गिरते देखा था वे आजीवन मानसिक रूप से टूटे रहे। ये कहानियां आज भी जीवित हैं और हमें मानवता की जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। 9 दुनिया की प्रतिक्रिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कई देशों ने परमाणु हथियारों के खतरे को समझा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए। परमाणु हथियारों के उपयोग पर नियंत्रण के लिए संधियां बनाई गई, जैसे परमाणु अप्रसार संधि (NPT), परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) आदि। फिर भी परमाणु शक्ति का उपयोग पूरी तरह बंद नहीं हो सका। कई देशों ने अपने सैन्य रक्षा कार्यक्रमों में परमाणु हथियार शामिल किए।
दुनिया आज भी इस खतरे से जूझ रही है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन जैसे सकारात्मक क्षेत्रों में भी हो रहा है, लेकिन इसका गलत उपयोग मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। 10 नैतिक प्रश्न, विज्ञान का सही उपयोग। हिरोशिमा की घटना ने यह सवाल खड़ा किया कि विज्ञान की प्रगति का उपयोग किस दिशा में होना चाहिए। क्या विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा है या युद्ध की ताकत बढ़ाना? क्या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी सिर्फ शोध करना है या उसके प्रभावों को समझना भी आवश्यक है? आज के समय में विज्ञान चिकित्सा, संचार, अंतरिक्ष, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों जैसी तकनीक हमें यह चेतावनी देती है कि बिना नैतिक सोच के विज्ञान का उपयोग विनाश का कारण बन सकता है। 11 हिरोशिमा शांति का प्रतीक। आज हिरोशिमा को शांति और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। वहां पीस मेमोरियल पार्क बनाया गया है जहां बम से प्रभावित लोगों की स्मृति में स्मारक खड़ा है। दुनिया भर से लोग यहां शांति का संदेश देने आते हैं। बच्चों को यहां सिखाया जाता है कि युद्ध से बचना चाहिए और विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा में शांति समारोह आयोजित होता है। यहाँ बम से प्रभावित लोगों की याद में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। यह एक प्रेरणा देता है कि हम अपनी दुनिया को युद्ध और विनाश से मुक्त करें। 12 आज की दुनिया के लिए सबक। हिरोशिमा की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आज के लिए चेतावनी है। परमाणु हथियार अभी भी मौजूद हैं। देशों के बीच तनाव, राजनीतिक स्वार्थ और सैन्य प्रतिस्पर्धा के कारण दुनिया खतरे में है। हमें यह समझना होगा कि असली ताकत शांति में है, न कि विनाश में। हमारे निर्णय भविष्य तय करते हैं। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि विज्ञान का उपयोग ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण सुधार के लिए किया जाए। साथ ही युद्ध और हिंसा से दूर रहना मानवता की जिम्मेदारी है। 13 व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हम क्या कर सकते हैं? हिरोशिमा की त्रासदी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम अपने आसपास शांति का माहौल बनाएं, संघर्षों को संवाद से सुलझाएं और विज्ञान के दुरुपयोग से बचें। सोशल मीडिया और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाएं। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं तो आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल दुनिया में जी सकेंगी। आज के बच्चों को विज्ञान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसके नैतिक उपयोग को समझना चाहिए। समापन। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने की घटना कैसी थी। हमने देखा कि कैसे युद्ध की परिस्थिति, वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक दबाव ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। साथ ही हमने यह भी जाना कि विज्ञान का सही उपयोग मानवता के लिए वरदान बन सकता है और गलत उपयोग विनाश का कारण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए या विनाश के लिए? आप अपने विचार साझा करें। आपकी राय से दुनिया में शांति फैलाने का संदेश और मजबूत होगा। धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और मानवता की सेवा में विज्ञान का सही उपयोग कीजिए।